नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका TST, PST या फिर PRT 2024 वाला जो 7 और 8 तारीख को होगा दिसंबर में। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपके स्टेट के अलावा HSC का जो अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि CT जो एग्ज़ाम है वो भी आगे दिसंबर में पूरी होने की संभावना है। तो आपके ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें स्टेट का एग्ज़ाम है या फिर CET का एग्ज़ाम है। और जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर सकता है। 4 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, राज्य का जो पहला धार्मिक स्थल है किस नदी के तट पर है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती या कोई सभी नहीं। तो पहला जो धार्मिक स्थल है और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला, तो ये कौन सी है? सरस्वती जो नदी है इसके तट पर है। नेक्स्ट आ जाता है, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? पेहुआ, कुरुक्षेत्र, स्थलभोर या फिर कामेश्वर तीर्थ को। तो पितरों के श्राद्ध के लिए जो गया जो स्थान है जैसा महत्व किसको दिया जाता है? और ये जो है जो पेहवा जो है इनको दिया जाता है। जो काम जो यहाँ पर गया में होते हैं वही सेम काम जो है यहाँ पर पेहवा जो है यहाँ पर भी होते हैं। तो पेहवा जो है यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अमर काव्य है महाभारत में जो नरकात्री है अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? व्यास, सतलुज, यमुना या सरस्वती नदी के किनारे। और इसमें हमारा यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह भी सरस्वती नदी है। ये नरकात्री जो है ये कुरुक्षेत्र में है। कई बार जब पूछ लिया जाता है तो कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद जो और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कौन कौन से हैं यहाँ पर तीर्थ स्थल, तो पेहवा वाला हो गया जो हमने पढ़ा था अभी। पापांतक तीर्थ है, नरकात्री हो गया, अमीन तीर्थ, अरुणा संगम तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, प्राची तीर्थ, सन्ही तीर्थ, आपगा, कामोधा, और ये ज्योतिसर सरोवर है यहाँ पर, वाल्मीकि आश्रम है, चंद्रकूप है, बाबा कमली वाले का डेरा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, गौड़िया मठ है, और इसके अलावा जो ब्रह्म सरोवर है, तो ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है अरुण संगम तीर्थ, इसका उल्लेख मिलता है वामन पुराण में, स्कंद, ब्रह्मवैवर्त या फिर इन सभी में। तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? और उल्लेख जो है इन सभी में मिलता है, चाहे वामन पुराण है, ब्रह्मवैवर्त है या स्कंद पुराण है। इसके बाद है चैतन्य महाप्रभु जो इनका संबंध किस तीर्थ से माना गया है? कमलनाथ तीर्थ से, मार्कंडेय, आपगा या कुबेर तीर्थ से। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इनका संबंध, और इनके संबंध की अगर हम बात करें तो ये कुबेर तीर्थ से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल पूजा पाठ के लिए पवित्र माना जाता है? पेहवा, कमलनाथ तीर्थ, नरकात्री या भीष्म कुंड। तो कौन सा तीर्थ स्थल है जो पूजा पाठ के लिए पवित्र माना जाता है? तो इसके लिए जो ये कमलनाथ तीर्थ जो है इसको पवित्र माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्थल है यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और इनकी पूजा करने से यहाँ पर जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है सन्निहित तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुरुग्राम या कहाँ इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये कहाँ पर है? और ये भी जो है कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और एक जो सूर्य ग्रहण जो उसके समय पर यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है। और इस सरोवर को 7 सरस्वतियों का जो संगम है ये भी कहा जाता है। और अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान जब पुण्य मिलता है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है वह धार्मिक केंद्र या फिर स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? मार्कंडेय, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर या कालेश्वर तीर्थ में। तो ये स्थान जो है ये ज्योतिसर है एक सारे कुरुक्षेत्र में।
इसके बाद ज्योतिषार सरोवर क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान से अवगत कराया था। शंकराचार्य ने भगवत गीता के दर्शन का मनन किया था। दोनों है या कोई सा भी नहीं है? तो इसके लिए जो यहाँ पर ऑप्शन सी मतलब दोनों को सही माना गया है। गीता का उपदेश और साथ में जो शंकराचार्य है इन्होंने भगवत गीता के दर्शन का यहाँ पर मनन किया था। और ये जो ज्योतिषार सरोवर जो है ये कुरुक्षेत्र में जो सरस्वती नदी है इसके किनारे पर है। वहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और जो आज भी स्थित है तो उसी समय का माना गया है, महाभारत के समय का। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? सूर्य, मंगल, चंद्र या धर्मकूप? तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में एक कुआं बनवाया था और इसका जो नाम है ये चंद्रकूप है। और यहाँ पर भी ऐसी मान्यता है कि इसके निकट ही धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के समय चंद्रकूप कुएं और एक मंदिर का निर्माण कराया था। और प्राचीन समय में यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी स्थित है जो इस समय तो लुप्त है। इसके बाद है, किस मठ में बंगाली साधु रहते हैं? कालेश्वर महादेव मठ में, गौड़िया में, दोनों में या फिर किसी में भी नहीं? तो किस मठ में बंगाली साधु रहते हैं? बंगाली साधु जाइए गौड़िया जो मठ है इसमें रहते हैं, है ये भी कुरुक्षेत्र में ही। और चैतन्य महाप्रभु जो ऐसे संबंध माना गया इनका। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध जो भ्रम सरोवर है इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा कुरु, भरत, पांडव या फिर अशोक ने? तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ये राजा कुरु जो है इनसे माना गया है। और चारों ओर से पक्का बना हुआ है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में है ब्रह्म सरोवर? तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है और सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। कुरुक्षेत्र हो या फिर थानेसर दिया गया हो। थानेसर के शासक कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन थानेसर के शासक थे। थानेश्वरी से कहा जाता था प्राचीन समय में। इसके बाद हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल और पवित्र सरोवर कौन सा है? तो विशाल और पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये ब्रह्म सरोवर ही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? और ये पहले भी यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सूर्यकुंड, सोहनाकुंड, शाहजहांगढ़ की बावड़ी या कोई सा भी नहीं? तो तोमर राजा के द्वारा बनवाया गया था इनमें से। और जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है तो कौन सा था? ये सूर्यकुंड था। इसके बाद है, किस स्थल पर गुरु गोविंद सिंह ने ऋण मोचन तालाब में अपने शस्त्र धोए थे? सूर्यकुंड, कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन या कोई सा भी नहीं? तो ये कौन सा स्थल है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने ऋण मोचन जो तालाब है इसमें अपने शस्त्र धोए थे? और जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है कौन सा था? ये गुरुद्वारा कपाल मोचन। और ये बिलासपुर जो है उसके अंतर्गत आता है। बिलासपुर हो या फिर जो है यमुनानगर हो। इसके बाद है, राज्य का कौन सा तीर्थस्थल यमुना, सुखना और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है? कालेश्वर महादेव का मठ, तोशाम के पंचतीर्थ, गौड़िया मठ या ये सभी? और यहाँ पर हमारा आंसर एक ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है? श्री कालेश्वर महादेव का मठ है। तो ये सारे यमुनानगर में आते हैं। सूर्यकुंड हो गया, गुरुद्वारा कपाल मोचन है, ये कपाल मोचन हो गया, कालेश्वर महादेव का मठ, सारे यमुनानगर जो जिला है उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राम हृदय तीर्थ स्थल राज्य के किस जिले में है? हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद या जींद में? राम हृदय तीर्थ स्थल और कहाँ पर है? तो ये जींद में है। और कौन कौन से तीर्थ स्थल है यहाँ पर जींद में भी? जामनी, रामसराय का तीर्थ और बराहा, हटकेश्वर, पांडुपिंडारा, सफीदो, पुष्कर तीर्थ है, हंस, डहर, गुरुद्वारा धमतान साहिब, ये सारे के सारे जींद में हैं। इसके बाद है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? हंस डहर, डुंडू तीर्थ, पंचवटी या फिर सूर्य कुंड? तो इसके लिए जो यहाँ पर जाना जाता है डुंडू तीर्थ, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा, लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? जामनी, हटकेश्वर तीर्थ, बराहा या पांडुपिंडारा को? तो लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है? ये पांडुपिंडारा जो स्थान है इसे माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो पांडव जो थे इन्होंने यहाँ पर 12 वर्ष सोमवती वैश्य की प्रतीक्षा की थी और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था।
इसके बाद है कौन सा धार्मिक स्थल वर्तमान में जींद जिले की तहसील का मुख्यालय है? सफीदो, हटकेश्वर, रामहरिदा तीर्थस्थल या ये सभी। तो कौन सा धार्मिक स्थल वर्तमान में जींद जिले की तहसील का मुख्यालय है? तो कौन सा है? ये सफीदो है। इसके बाद है गुरुद्वारा धमतान साहिब का संबंध सिखों के किस गुरु से माना गया है? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इन सभी से। तो गुरु धमतान साहिब का संबंध किस गुरु से है? तो इनका संबंध अगर हम देखें तो ये गुरु तेग बहादुर जो है इनसे माना गया है। इसके बाद है राज्य के किस तीर्थ स्थल की स्थापना 8वीं शताब्दी में चौरंगी नाथ ने की थी? स्थल बहोर, नवग्रह कुंड, पिंजौर या किसी के भी नहीं। तो ये 8वीं शताब्दी में चौरंगी नाथ ने एक जो स्थल है उसकी स्थापना की थी और ये स्थल जो है स्थल बोहर है। और ये स्थान कहाँ पर है? रोहतक में है। रोहतक में ये बोहर गांव है, वहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जो फल्गु पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? पानीपत, कैथल, हिसार या फिर भिवानी में। फल्गु पर्यटन स्थल, और इसका जो संबंध है ये कैथल से है। फल्गु तीर्थ हो गया, नवग्रह कुंड, गुरुद्वारा मंजी साहिब, नीम साहिब और एक ये जो पुंडरीक सरोवर है, तो ये सारे के सारे कैथल में हैं। इसके बाद है नवग्रह कुंड, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, कैथल या फरीदाबाद में। तो कहाँ पर है? और ये कैथल में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और छोटी काशी भी कहा जाता है इसको, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट रहेगा नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हांसी, गुड़गांव, जगाधरी या कैथल। और इसमें हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये कैथल ही है। कपिल मुनि स्थल भी कहा जाता है कैथल। इसके बाद है मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है, फतेहाबाद, झज्जर या रेवाड़ी में। मंजी साहिब गुरुद्वारा तो कहाँ पर है? और अभी हमने बात ही की थी इसकी, तो ये भी कैथल में है। ये जो सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनसे संबंध है इनका। नेक्स्ट है पुंडरीक सरोवर, ये राज्य के किस जिले में है? हिसार, जींद, कैथल या फिर यमुनानगर में। पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? तो ये भी कैथल में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? ब्रह्म सरोवर का, ज्योतिषर सरोवर का, पुंडरीक सरोवर का या हटकेश्वर सरोवर का। तो ये कौन सा पवित्र सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो ये पुंडरीक सरोवर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यह किस राज्य में स्थित गीता भवन तीर्थ स्थल की स्थापना हुई थी? तो ये जो गीता भवन तीर्थ स्थल है इसकी स्थापना हुई थी 1921, 26, 24 या 29 में। और इसका जो संबंध है ये वर्ष 1921 है, इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, और ये मार्कंडेय तीर्थ, भद्रकाली शक्तिपीठ, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गीता भवन, इनकी हुई थी वर्ष 1921 में। कुरुक्षेत्र में है सारे के सारे। तो राज्य जो है हरियाणा है, और बात करें जिले की तो कुरुक्षेत्र है। इसके बाद है इमलोटा तीर्थस्थल, ये किस जिले में है? भिवानी, चरखी दादरी, यमुनानगर या फिर झज्जर में। तो इमलोटा तीर्थस्थल, और इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी से रहेगा था, जो चरखी दादरी जो स्थान है यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा तीर्थस्थल राजस्थान और हरियाणा के लोगों का धार्मिक केंद्र है? रामहरिदय, पांडु पिंडारा, डोसी या फिर रहा। तो राजस्थान और हरियाणा के लोगों का धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान जो है यहाँ पर ये डोसी जो तीर्थ स्थान है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कुरुक्षेत्र का जो प्रमुख मंदिर है ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये सभी के सभी हैं।
इसके अलावा जैसे स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, देवी को भद्रकाली मंदिर हो गया, दुखभंजेश्वर मंदिर है, नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है यहाँ पर, और एक ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, अदिति का मंदिर, बिरला मंदिर, तो ये सारे सारे कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, देवी को भद्रकाली मंदिर की गणना राज्य के कितने शक्तिपीठों के अंतर्गत की जाती है? 45, 51, 55, 60। तो देवी को भद्रकाली मंदिर की गणना, तो इसका जो संबंध है ये 51 से है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस मंदिर में दक्षिण भारत मंदिर की कलाकृति देखी जा सकती है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, मोडवाला मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर या चामुंडा देवी मंदिर? तो किस मंदिर में दक्षिण भारत के मंदिर की कलाकृति देखी जा सकती है? तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। ये जो सनीत सरोवर जो है इसके पास में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिरला मंदिर, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1946, 55, 52 या 1960 में? तो ये हुआ था वर्ष 1955 में। इसके बाद है मोडवाला मंदिर, राज्य के किस जिले में है? नारनौल, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद या यमुनानगर में? मोडवाला मंदिर। और कहाँ पर है? तो ये नारनौल, महेंद्रगढ़ में है। और कौन कौन से है यहाँ पर? एक तो यही हो गया मोडवाला जो मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है, और प्राचीन शिव मंदिर, ये सारे सारे महेंद्रगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें स्थित मोडवाला मंदिर किसे समर्पित है? भगवान ब्रह्मा, कृष्ण, राम या शिव को? तो इसका जो संबंध है ये भगवान शिव से माना गया है। इसके बाद है, किस मंदिर का संबंध कैथल जिले से है? अम्बकेश्वर, प्राचीन हनुमान, राधेश्याम या इन सभी का? तो कैथल जो है कैथल से संबंधित है, और कैथल से जो संबंधित है तो इसमें ये सभी आ जाते हैं। तो कौन कौन से है यहाँ पर कैथल में? 11 रुद्री शिव मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव का मंदिर है, प्राचीन हनुमान का मंदिर है, और 500 साल पुराना माना जाता है, और वृद्ध केदारेश्वर मंदिर है, राधेश्याम मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर और पुराना शिव मंदिर, ये सारे सारे जो है कैथल में है। नेक्स्ट आ जाता है वृद्ध कादेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? कैथल, सोनीपत, पानीपत या हिसार में? तो कहाँ पर है? ये भी कैथल में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तो करेक्ट जो ऑप्शन है आपने बताना है। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन डैश वे आई मीट डैश यूरोपियन। तो प्रपोजिशन जो होती है वो है, तो सही बताना है इसमें से क्या आएगा। और सही की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा 2 वाला, व्हेन ऑन दी वे आई मीट ए यूरोपियन। तो ये वाला इसका यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, डिले बाय एन आवर ही रीच्ड लेह व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्विट डार्क। द वर्ड डिले, ये जो है अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए इन्फिनिटिव, पास्ट पार्टिसिपेट, प्रेजेंट पार्टिसिपेट या फिर जीरेंट। डिलेड जो यहाँ पर आया है ये क्या है? और यहाँ पर जो इसका मतलब जो लिया गया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपेट जो है, इससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद जो आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, डिले मतलब विलंब को कह देते हैं। इसके बाद है चूज द ऑप्शन इन द प्रीफिक्स इज करेक्टली यूज। तो किसमें जो यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है? और यहाँ पर जो इसमें सही जो प्रयोग है अन का, तो ये इसमें हुआ अनपंक्चुअल में, अनियमित कह देते हैं इसको। पंक्चुअल मतलब नियमित और अनपंक्चुअल अनियमित। इसके बाद है विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट? पैसिव फ्रॉम गिवन सेंटेंस, दे क्राउन हिम किंग। तो कौन सा बनेगा इसका? अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन 3 वाला, तो हिम जो इसका ही हो जाएगा, ही वाज क्राउन्ड किंग। नेक्स्ट है, तो उन्हें राजा का ताज पहनाया गया, ही वाज क्राउन्ड किंग। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट, सही बताना है एवर सिंस
माई ब्रदर ज्वाइन दी कंपनी एज द CEO, ही फॉर ऑलमोस्ट 12 हॉर्स ए डे, 12 घंटे। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा इसमें, सेंस है तो किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आया है ऑप्शन 4 वाला, हैज़ बीन वर्किंग। तो मेरा भाई जब से CEO के रूप में कंपनी में शामिल हुआ था तब से वो क्या 12 घंटे से काम कर रहा है, हैज़ बीन वर्किंग। तो हैज़ बीन वर्किंग यहाँ पर आ जाएगा, तब से काम कर रहा है 12 घंटे से, 12 है तो सिंस। इसके बाद है चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब कौन से वाला सही है इसमें, सही की इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन 2 वाला है, न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। बेघर लोगों के लिए नए घर बनाए गए हैं, न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। तो बेघर लोगों के लिए नए घर बनाए गए हैं। इसके बाद है यू शुड नॉट, मॉडल है यू शुड नॉट, अनफेयर मीन्स एवन इफ यू फेल। तो अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्टेड, क्या कौन से वाला आएगा इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला जो है अडॉप्ट, इसका मतलब है इसको लिया गया है, यू शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स एवन इफ यू फेल। तो आपको क्या है, ये अनुचित जो साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए भले ही आप असफल हो जाए। तो क्या देते हैं जिसको, तुम्हें 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए, तो ये अपनाना है, इसका मतलब अडॉप्ट करना। इसके बाद है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। अब इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन बनेगा इसका एक वाला, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे, फादर टोल्ड मी, और कोमटाकर टू लेट द चाइल्ड प्ले इन दी गार्डन, ये ऐसे हो जाएगा, लेट दी चाइल्ड प्ले इन दी गार्डन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा, पिताजी ने मुझसे कहा बच्चे को बगीचे में खेलने दो, बस इसमें जो है एक कोमा हटाकर टू का प्रयोग हो जाएगा, और सेट टू को टोल्ड में। इसके बाद आ जाता है करेक्ट, सही बताना है यहाँ पर भी, ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन इज एन पोस्ट, इसको क्या कहा जाता है, तो बिना जो परिश्रम वाला पद, तो क्या कहा जाएगा इसको, और इसको कहा जाएगा ऑनरेरी वर्क जो होता है। तो ये पोस्ट रिम्यूनरेशन इज या फिर एन ऑनरेरी पोस्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, देयर हैज बीन ए डी लाइन इन द केस ऑफ इन्फिनिसाइड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा, तो हरियाणा का जो कुछ जिले में शिशुहत्या में क्या है गिरावट आई है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 4 वाला, सिग्निफिकेंट या यहाँ पर इसका बनेगा, और महत्वपूर्ण जा इसका मतलब है, देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द केस ऑफ इन्फेंटिसाइड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है द मैच वाज स्टॉप व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड इन द अबव सेंटेंसेस। तो ये जो अंडरलाइन है इसके बारे में बताना है, क्या है ये, एडवर्ब क्लास और प्लेस है, समय है, मैनर है या रीजन है। तो द मैच वाज स्टॉप व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू होने पर मैच रोक दिया गया। अब यहाँ पर ये बारिश होने का क्या है, तो बारिश होने के समय पर, तो टाइम या टाइम के बारे में यहाँ पर बतलाए गए हैं। इसके बाद द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द फेबुलसली नोवल स्कीम्स, तो क्या आएगा इसमें, नोवल ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब नाउन का प्रयोग हुआ है तो नाउन क्या है यहाँ पर, और नाउन जो है इसका मतलब यहाँ पर जो एडजेक्टिव जो है विशेषण, इससे लिया गया है। उपन्यास शब्द जो है इसका मतलब यहाँ पर ये विशेषण से है, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की। इसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन
अंडरलाइन जो मीनिंग है यहाँ पर इसका बताना है। ही वांट्स हिज सन टू नो द रोप्स ऑफ द ट्रेड। तो वह चाहते हैं कि उनका बेटा इस व्यवसाय की बारीकियां जाने, नो द रोप्स। तो कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर? अब इसका बनेगा ऑप्शन 1 वाला, टू नो द टेक्निक्स और वे ऑफ डूइंग ए जॉब। मतलब किसी काम को करने की तकनीकी या फिर तरीका जानना। इसके बाद आ जाता है करेक्ट एंटोनिमस, विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है यहाँ पर किंडल इसका। तो इसका जो विपरीतार्थक बनेगा जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है, बुझाना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हैज गैदर्ड ऑन दी रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। अब इसमें जो देखें तो कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 वाला, एवरी स्टूडेंट्स हैज गैदर्ड इन दी, जो यहाँ पर रीओपनिंग ऑफ द कॉलेज। तो प्रत्येक जो छात्र जो थे वो इकट्ठे हुए थे कॉलेज के पुनः खुलने के अवसर पर। तो ये जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और फिर इसके बाद हमारी जो रीजनिंग जो है तर्क शक्ति, इसके जो क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो जैसे घड़ी जाए समय बताती है, तो इसी प्रकार से संतुलन कसमन स्केल से है, टेसोमीटर का हवा से, एग्नोमीटर का विकृति से, एमीमीटर विद्युत धारा से। जैसे घड़ी का संबंध समय से है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनेगा। और इनमें देखें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला। एमीटर जो होता है ये क्या बताता है? विद्युत धारा को। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा बनेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो छः 40 और 8, अगर हम जो है 8 6 48 और 1 का अगर करें तो 47 होता है। अगर हम 6 में से 1 कम करते हैं और फिर 5 की गुणा करते हैं तो 40 आ जाता है, मतलब 8 गुणा में 5। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 25 है, 25 को भी वैसे ही 21 में से 1 कम करें तो 20 आ जाता है, और 25 गुणा में 20 करें तो ये 500 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है, तो इसमें भी हम अगर 7 गुणा में क्या करें कि ये हमारा सही आंसर आ जाए, तो वैसे ही 7 गुणा में 14 में से 1 कम कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 7 गुणा में 13, 13 7 91, तो यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और जो विषम है अलग वो आपने बताना है। तो यहाँ पर एक अलग है, अब अलग कौन से वाला है? अब इनमें देखें तो जो सब मरीन है ये पानी के नीचे चलते हैं और सारे के सारे पानी के ऊपर चलने वाले हैं, तो इसी कारण से ये अलग है। इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से है। तो ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको जो है 12 गुणा में 12 बटे में 2 किया गया है, तब जाके ये 72 आया है। इसी प्रकार से अगर हम 22 को देखें तो 22 गुणा में 22 बटे में 2 किया गया है, तब जाके हमारा 242 आया है। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं, 18 गुणा में 18 बटे 2 करें तो कितना आएगा,
162, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। इसके बाद है अक्षरों का उस समूह का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में रखने से अक्षर के क्रम ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्रम इसका चला हुआ है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एल डबल एम है, एल है। यहाँ पर देखें तो डबल एम है, यहाँ पर भी डबल एम है, और यहाँ पर एल था, यहाँ पर के है। नेक्स्ट में देखें तो एल के बाद डबल के है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर के है। तो इससे अगर हम देखें तो कौन से वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक वाला है, डबल के एल डबल एम, डबल एल एम डबल के, डबल एम के डबल एल डबल के एल डबल एम। तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है। इसके बाद है एक कोड भाषा में जो हार्वेस्ट है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको कैसे लिखा जाएगा? और यह 22, 21, 7। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले हम इसके बारे में पता होना चाहिए हार्वेस्ट के। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें तो जैसे इनका आपको जो अल्फ़ाबेट है इनका क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा किस क्रम पर आता है। तो जैसे एक है, इसमें ये ए पहले नंबर पे आता है, तो इसमें 2 जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से ये 3 है, ये जो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसमें जैसे लिख लिया HARVEST, और T। वैसे तो इनका ये वाला काम है 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10। तो यहाँ पर क्या इनको उल्टा किया गया है, 10 फिर 3 और ये 20, 24, 7, 21 और 22। जैसे ये 20वें नंबर पर आता है, तो 20 में 2 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2, मतलब कहने का मतलब है इनमें 2-2 जोड़े गए हैं, तब जाके संख्या बनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना होगा, और इसमें भी हमने 2-2 जोड़ने होंगे, तब जाके जाइए वाली संख्या यहाँ पर बनेगी। इसके बाद है दिए गए समीकरण को सत्य करने के लिए किन 2 संख्याओं को एक दूसरे से बदलना चाहिए? तो कौन सी 2 संख्या है जिन्हें बदला जाना चाहिए? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 7 और 4/7 और 4, इनको जो इसमें बदला जाना चाहिए। नेक्स्ट है उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी। तो क्वेश्चन मार्क जो उसके स्थान पर यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए? तो इसमें अगर हम देखें 7, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 16 46। इसी प्रकार से जो यहाँ पर इसमें आ जाता है 71 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 4 का। इसी प्रकार से फिर 5 का, और इसी प्रकार से 6 का। तो ये वाला कुछ क्रम चला हुआ है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो यहाँ पर 71 में जब हम 36 जोड़ेंगे, 71 में 36, 6 1 7, 7 3 10, ये वाला बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है 8 व्यक्ति के एक परिवार में 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा
भाई है, एफ बी की पत्नी है, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो इनका जो संबंध है ये भतीजी का बनेगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये श्रृंखला जो है ये कंप्लीट करनी है आपने। कौन सी श्रृंखला है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसमें श्रृंखला बनेगी ऑप्शन डी वाली, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से है टेढ़ा, यहाँ पर फिर ये इस ऐसे हो गया है। पहले एक लाइन थी, फिर यहाँ पर ये 2 लाइनें हो गई हैं, और ये 3 लाइनें हो गई हैं, ये 2 ही हैं। तो नेक्स्ट में फिर आप देख सकते हैं कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर 4 लाइनें बन जाएंगी और ये 3 हो जाएंगी, 4 लाइनें और ये 3 हो जाएंगी। इसके बाद है एक ही पासी की 2 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो ऊपर कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो है 6 के विपरीत क्या आएगा? तो 2 जो है यहाँ पर 6 के विपरीत बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खरीदना, बाजार, पकाना, भोजन, ये सब्जियाँ। जैसे आप कहीं बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? बाजार जाएंगे, और सबसे पहले तो आप बाजार जाओगे। बाजार जाने के बाद क्या करोगे? सब्जियाँ खरीदोगे। सब्जियाँ खरीदने के बाद क्या करोगे? आप उसे पकाओगे, अर्थात भोजन करना। तो इस प्रकार का कुछ क्रम बनेगा यहाँ पर। तो इसी आधार पर आप देख सकते हैं कौन सा बन जाएगा। इसके बाद है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 है। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वे असमानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। सभी जो शासक हैं ये मशीनें हैं। सभी शासक मशीनें हैं। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। कुछ जो मशीनें हैं ये तो क्या है? ये महंगी वस्तुएं हैं। महंगी वस्तुएं। तो यहाँ पर निष्कर्ष देखें तो कौन सा निकल रहा है? कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। क्या सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं? तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका कुछ ही हिस्सा है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी वाला। केवल निष्कर्ष 2 ही यहाँ पर सही है। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। कुछ हैं क्योंकि सभी नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पी, क्यू, आर, एस, टी की अलग अलग लंबाई है। आर टी से लंबा है। आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो इनका जो क्रम बनेगा किस प्रकार से बनेगा? पी, आर, टी, एस, क्यू। तो इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर बनेगा। आर जो है वो टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस जो है ये क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। तो इनमें से सबसे लंबा पूछा गया था। सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा यहाँ पर पी है। इसके बाद है यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा बनेगा? तो यदि 10वां दिन शनिवार हो तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो विषम दिन निकाल लो इसमें से। तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो शनिवार में 3 और जोड़ लो। तो 3 और जोड़ कर कौन सा आएगा? आज वाला दिन आ जाएगा मंगलवार। तो 27वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार। इसके बाद हमारे जो गणित जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो है आपने बताना है इसका मान। इसका मान का क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो इसका मान है ये निकल के आएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है समतल बताना है। यहाँ पर ये 6 जा किस तरह है, किसके बराबर है मतलब ये। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जहाँ हमारा बनेगा सी वाला, ये एक दूसरे के समानांतर है।
इसके बाद है 200 और 800 के बीच के सभी पूर्ण अंकों का योग जो 9 से विभाज्य हो, कौन से वाला है? 200 और 800 के बीच के सभी पूर्णांक जो 9 से विभाज्य हो, तो सूत्र वही n बराबर n-1/d प्लस में 1। तो कौन सा बनेगा इसका? तो ये हो जाएगा 792 माइनस में 200, 7/9 और प्लस में 1। तो कितना निकल के आएगा? 66। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 32,967, ये वाला। इसके बाद है मान ले a और b दो संख्याएं हैं, a और b का महत्तम समावर्तक 4 है, तो लघुत्तम समावर्तक 400 है, तो a और b के जोड़े की संख्या का मान क्या हो सकता है? तो मान बताना है इनका। तो वैसे ही एलसीएम गुणा में एलसीएम, तो कितना निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा 2। नेक्स्ट आ जाता है किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर है 60। तो संख्या कौन सी है यहाँ पर? तो संख्या जो है यहाँ पर ये 120 है। किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर अगर 60 है तो संख्या कौन सी बनेगी? 120। नेक्स्ट आ जाता है शिल्पा ने 3 घंटे के लिए 20 किलोमीटर घंटे की गति से और उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर घंटे की गति से तय किया। शिल्पा की जो औसत गति है किलोमीटर घंटे में बतानी है। तो कितनी निकल के आएगी ये? तो ये जो निकल के आएगी 17/1/7 किलोमीटर घंटे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 20 गुणा में 15 बटे में 20 प्लस में 15। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 20 गुणा में 15 और 20 और 15 35, ये आ जाएगा। तो हल करेंगे क्या आएगा? 120/7, तो जो होगा आपका 17/1/7। तो यहाँ पर क्या ये सूत्र लगाया गया है 2xy वाला बटे में x प्लस वाई, ये वाला 2xy प्लस में x प्लस में y, ये वाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा। सुरेश ने 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का जो क्रय मूल्य कितना है? तो माना जो यहाँ पर जो बक्सा जो था इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था। तो रमेश का लाभ कितना है? रमेश का लाभ यहाँ पर है 10% और बक्से पर जो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा x गुणा में 110 बटे में 100, क्योंकि 10% लाभ मतलब 110। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11x बटे में 10। फिर दोबारा से सुरेश के लिए बक्से का जो क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये इतना हो जाएगा 11x बटे में 10। सुरेश का लाभ कितना है? 20 है, 20%। तो कितना होगा? 11x बटे में 10 गुणा में 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा, 120 बटे में 100। तो जो निकल के आएगा 132 बटे में 100x। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो जो ये निकल के जो आएगा ये 200 निकल के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे लंबा हो जाता है। इसके बाद है ए और बी किसी काम को 60 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 20 दिन में पूरा कर लिया। यदि उनकी कुल कमाई 36,000 है तो यह देखते हुए उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में है तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी का हिस्सा बताना है, इसमें कितना होगा? तो ये हो जाएगा 16,000 रुपये। इसके बाद है नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। नल सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लग जाएगा? तो यहाँ पर जो इसमें समय लगेगा 36 मिनट का। तो वैसे ही तीनों का कर लेंगे एलसीएम इनका, 1/30 और ये हो जाएगा 1/60 और 1/45। तो
इनका निकल के आ जाएगा ये 5/80 180 जो आएगा 1/36। यदि एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर 3 है तो उस अर्धगोले का कुल स्थायी क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना आएगा ये आ जाएगा 27 पाई सेंटीमीटर 2। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित को हल कीजिए और इसका हल करने पे कौन सा बनेगा 1। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें, ये वाला है, और सबसे जो छोटा मान है इनमें ये वाला है 16। तो इसे कम कर लेंगे हम, कितना आएगा 53। बड़े में से छोटा घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद है किसी समानांतर श्रेणी में 60 पद हैं, इस श्रेणी को प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 8 एवं 185 है, तो पाद अंतर क्या है? तो पाद अंतर जो है यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।